नमस्कार। जरा सोच लो, इस वक्त पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी का खेल चल रहा है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर वेस्ट एशिया के समुद्र में मिसाइल्स अटैक हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हो, इसके परिणाम मुंबई के ऑटो ड्राइवर पर, बेंगलोर के पेट्रोल पंप पर, गुजरात के टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर और दिल्ली के आम जनता घरों के किचन पर पड़ता है। मतलब वॉर कहीं और चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसकी प्राइस इंडियंस चुका रहे हैं। हमें बस इतना नहीं सोचना चाहिए कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई कितने दिन चलेगी, बल्कि अब हमें यह सोचना होगा कि क्या इंडिया एक फ्रैक्चर्ड और अनस्टेबल बने वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन सकता है। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। दोस्तों, आज दुनिया बड़ी तेजी से चेंज हो रही है। कुछ सालों पहले हमने ऐसी भी दुनिया देखी है जहां ग्लोबलाइजेशन का मतलब था सस्ता व्यापार, कांस्टेंट सप्लाई चेन्स और ओपन इकोनॉमी। लेकिन थोड़ा कंपैरिजन करने के बाद हमें दिखाई ये दे रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरीके से बदल चुका है। आज वॉर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, सी रूट्स इनसिक्योर हो चुके हैं। दुनिया में हर देश के अंदर नेशनलिज्म्स की फीलिंग्स तेजी से ग्रो हो चुकी है। इसका नतीजा ये हो चुका है कि हर कंट्री अब एक दूसरे को कोऑपरेट करने से ज्यादा तो सेल्फ रिलायंस की ओर फोकस कर रहा है। चलो, इस बात को समझने के लिए हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का एग्जांपल लेते हैं। आज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बस एक पानी से गुजरने वाला रास्ता नहीं रहा, बल्कि अब ये वर्ल्ड इकोनॉमी की धड़कन बन चुका है। और सोच लो, अगर ये धड़कन ही बंद हो गई तो क्या होगा। इसका सबसे बड़ा असर इंडिया जैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री के ऊपर होगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर क्यों। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि इंडिया की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ तो रही है, लेकिन साथ ही में उसकी एक कमजोरी भी है, और वो है ऑयल। क्रूड ऑयल कंजप्शन में इंडिया का थर्ड नंबर है। इंडिया अपने टोटल जरूरत का लगभग 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ होती है, भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की गाड़ी फॉरेन ऑयल से चलती है। ऐसे सिचुएशन में आप सोच लो, अगर वेस्ट एशिया में युद्ध और बढ़ गया तो क्या होगा। सिंपल, ऑयल की कीमतें और बढ़ेगी, शिपिंग कॉस्ट और इंश्योरेंस और बढ़ेगा। हो सकता है हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाएगा। फिर उसका रिजल्ट इंडिया के अंदर दिखना स्टार्ट होगा। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी और ट्रांसपोर्ट सबकी कीमतें बढ़ेगी। इसका रिजल्ट ये होगा दोस्तों, एट द एंड हर चीज की वैल्यू इस देश के अंदर बढ़ जाएगी। और फिर से एक बार यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल तैयार होता है, इस इन्फ्लेशन की सबसे ज्यादा कीमत किसे चुकानी होगी। इस बात को समझने के लिए हमें के शेप इकोनॉमी की कंसेप्ट को समझना होगा। दोस्तों, के शेप इकोनॉमी में डाइवर्जेंट पाथ रिकवरी दिखती है, जहां एक रास्ता अपवर्ड जाते दिखता है और दूसरा रास्ता डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फिर से एक और नया क्वेश्चन, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखो, आपको डायरेक्टली बता देता हूं, के शेप इकोनॉमी से हाई इनकम ग्रुप को फायदा होता है और लो टू मिडिल इनकम ग्रुप जो है उनको नुकसान होता है। उनके ऊपर सारे फाइनेंशियल बर्डन्स आते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ये किस तरीके की बात है, जहां पर पेट्रोल डीजल की प्राइस इंक्रीज होने से सबको इंपैक्ट होगा, क्योंकि सबको एक ही प्राइस से परचेस करना है। बात भी सही है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली हो या अमीर फैमिली, एक ही रास्ते से गुजरते हैं। अमीर लोगों की गाड़ी रास्ते के बड़े गड्ढे का शॉक एब्सॉर्ब कर सकती है, लेकिन गरीब की सस्ती गाड़ी में इतनी कैपेसिटी नहीं होती। मतलब साफ है, अमीर लोग इन्फ्लेशन का शॉक एब्सॉर्ब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास परचेसिंग कैपेसिटी होती है, सेविंग्स, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट सब होता है। लेकिन गरीब और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बारे में क्या, उनकी पूरी इनकम डेली एक्सपेंडिचर्स में ही चली जाती है। इसे और सीधे शब्दों में बता दूं तो देखो, अगर पेट्रोल प्राइस 20 रुपीज से भी इंक्रीज होता है तो उसका अमीर इंसान के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसका वीकेंड का प्लान बदल सकता है। लेकिन एक गिग वर्कर या तो फिर एक डिलीवरी बॉय का पूरे महीने भर का बजट टूट जाता है। मतलब मिडिल क्लास फैमिली का दुख आप समझ सकते हो। देश का सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला हिस्सा मिडिल क्लास है, लेकिन महंगाई का सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसके ऊपर ही होता है। महंगाई के साथ सैलरी उतनी नहीं बढ़ती, इसके साथ ईएमआई का टेंशन वैसे ही रहता है। स्कूल फीस और मेडिकल कॉस्ट सब कुछ बढ़ता है, और इसका नतीजा ये निकलता है, मिडिल क्लास सिर्फ सर्वाइव होने के बारे में ही सोचता है। अब आपको समझ में आया होगा कि मिडिल ईस्ट का वॉर इन रियलिटी में मिडिल क्लास को ही अफेक्ट करता है। एक और एग्जांपल देखो, एमएसएमई। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि एग्रीकल्चर के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करने वाली इंडस्ट्री है एमएसएमई। देश के 20 करोड़ लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एमएसएमई पर डिपेंडेंट है। छोटी फैक्ट्री, छोटे वर्कशॉप, लोकल मैन्युफैक्चरर्स, ये वो यूनिट है जो न्यू इंडिया की असली ग्रोथ इंजन है। लेकिन मिडिल ईस्ट वॉर का सबसे ज्यादा इंपैक्ट इस पर ही हो गया। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है गुजरात की मोरबी सेरेमिक इंडस्ट्री, जहां पर मार्च महीने में लगभग 700 से अधिक यूनिट्स बंद करने पड़े थे। लेकिन क्यों? क्योंकि
पीएनजी और प्रोपेन गैस की सप्लाई रुकी थी, जिसका इम्पैक्ट लगभग 2 लाख से अधिक लेबर्स पर हो गया। इनमें से तो बहुत सारे अपने गांव चले गए। इससे साफ होता है कि जब एमएसएमई डूबने लगता है तो सिर्फ उसका बिजनेस नहीं गिरता, उसके बिजनेस के साथ कई सारे जॉब्स भी खत्म होते हैं, फैमिलीज इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय होती है। सेम नतीजा एग्रीकल्चर में भी दिखाई दे रहा है। आज भी इंडिया में एक वर्ग ऐसा है जो सोचता है कि एग्रीकल्चर और मिडिल ईस्ट का वॉर क्या कनेक्शन। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा डीप रिलेशन है, बहुत बड़ा कनेक्शन है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इंडिया से होने वाला ओनियन एक्सपोर्ट लगभग 45% तक ड्रॉप हो चुका है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि ओनियन की मार्केट में सेल वैल्यू प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम हो चुकी है। लेकिन किसानों की खेती में लगने वाले फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट बिल वो तो हाईली बढ़ चुका है। मतलब फार्मर्स के लिए ट्रैक्टर, सिंचाई सब कुछ महंगा हो चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एमएसएमई उतनी तेजी से नहीं बढ़ता। मतलब साफ है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की रुकावट की वजह से किसानों की खेती में लागत ऊपर और कमाई नीचे जा चुकी है। और यहीं से शुरू होता है रूरल डिस्ट्रेस। हमने यहाँ पर बस 2-3 एग्जांपल्स देखे हैं। अब इंडिया की तुलना में दुनिया के दूसरे देश क्या कर रहे हैं, हमें ये भी देखना होगा। जरा चाइना को देखो। जब पूरा मिडिल ईस्ट और दुनिया वॉर में उलझी है, तब चीन शांति से अपने इकोनॉमी के पिलर्स मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि रेयर अर्थ कंट्रोल देखो, चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर बहुत टाइटली कंट्रोल बनाया है। उनके की मिनरल्स और रिफाइनिंग टेक्नोलॉजीज का होने वाला एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश चाइना से जारी है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि दुनिया का लगभग 90% रेयर अर्थ का रिफाइनिंग कैपेसिटी चाइना के पास है। बस इतना ही नहीं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, पोर्ट, सेमीकंडक्टर रेस, इन सब चीजों में चाइना बहुत हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है। चाइनीज अच्छी तरीके से समझ चुके हैं 21st सेंचुरी में सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ मिलिट्री से काम नहीं चलेगा, बल्कि इकोनॉमिक कंट्रोल भी बनाना होगा। अब हम आते हैं इंडिया के ऊपर। दोस्तों, इंडिया आज दुनिया की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। यहाँ क्वेश्चन आपके रैंकिंग को लेकर नहीं है, हमारे सामने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ क्या हमारा मिडिल क्लास स्ट्रांग हो रहा है, क्या जॉब क्रिएट हो रहे हैं, क्या हमारी इकोनॉमी एक्सटर्नल शॉक्स एब्सॉर्ब कर सकती है। क्योंकि बस जीडीपी नंबर से दुनिया का कोई भी देश सुपर पावर नहीं बनता। अगर आपका क्रूड ऑयल का बड़ा हिस्सा बाहर से आता हो, सप्लाई चेन अगर आपके फ्रेजाइल हो, आप बस डिफेंस में इंपोर्ट पर ही निर्भर हो, तो ग्रोथ हमेशा वल्नरेबल ही बनेगी। और आपके सामने इसका बड़ा प्रूफ भी है। जनवरी 2026 में इंडिया की जीडीपी रैंकिंग दुनिया में 4th पोजीशन पर थी, जो अप्रैल 2026 में 3 महीने के अंदर 6th पोजीशन पर हम आ गए। दोस्तों, अगर इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है तो सिर्फ बुलेट ट्रेन्स और हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करके काम नहीं चलेगा। इंडिया जैसी ब्यूटीफुल कंट्री की सबसे बड़ी जरूरत है एनर्जी सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, स्ट्रॉन्ग नेवी, मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन, डिफेंस प्रोडक्शन और एक अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसी के साथ गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्योंकि इस वक्त अगर दुनिया का ट्रेंड अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये समझ में आता है कि हर कंट्री आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। इससे साफ ये होता है कि आने वाला समय सेल्फ रिलायंट कंट्रीज का हो सकता है, जो स्ट्रेटेजिकली खुद ही सर्वाइव करेंगे। एट द सेम टाइम इंडिया में इन सभी सेक्टर्स पर काम भी चल रहा है, लेकिन क्या हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए ये काफी है, ये भी सोचना होगा। दोस्तों, आज हम ऐसी दुनिया में खड़े हैं जहां पर वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होते, वो क्रूड ऑयल प्राइस में भी लड़े जा रहे हैं, साइबर टेक्नोलॉजीज में भी लड़े जा रहे हैं, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में भी लड़े जा रहे हैं, और आपके मिडिल क्लास फैमिली की सेविंग्स अकाउंट में भी लड़ा जा रहा है। तो फिर से एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर तैयार होता है, क्या इस बिखरती हुई दुनिया में इंडिया अपनी ग्रोथ बना सकता है? क्योंकि अगर एनर्जी, एमएसएमई, एग्रीकल्चर और मिडिल क्लास को मजबूत नहीं किया गया, तो हमारा सुपर पावर बनने का सपना सिर्फ न्यूज डिबेट तक ही सीमित रहेगा। अगर इंडिया और इंडियंस ने इस दुनिया में चल रहे चैलेंजेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम, इसे एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया, तो हो सकता है यही बिखरा हुआ वर्ल्ड ऑर्डर हमारे आने वाले कल के विकसित भारत का कारण भी बन सकता है।